बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 को, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जाम जो रेंट है उसके अलावा जो भी आपको रेंट रिसीव होगा या रिसीवेबल होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको मज़ीद आसान करके बता देता हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरी यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखने होंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग ओनली। रेंट इज टैक्सेबल ऑन एक्चुअल बेसिस। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आपने जो जब तक आपको रिसीव नहीं हुआ तो ये आपका वो नहीं होगा, आपके रेंट में शामिल नहीं होगी वो अमाउंट। नहीं जी, इसमें ये होगा कि अगर आपने एक चीज़, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डेट स्टार्ट हो गई कि इस डेट से आपकी ये प्रॉपर्टी किसी एक्स वाई जी के पास है, तो बस उस डेट से आपका रेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल बेस पे होगा। बेशक आपको वो मिले या ना मिले वो अमाउंट, लेकिन वो क्या होगा, आपके जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड होगा। फिर जो है थर्ड पॉइंट वो ये है, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। हाँ जी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि हायर ऑफ एक्चुअल रेंट, आपने जो रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है उसमें जो है या तो हायर जो रेट होगा एक्चुअल रेंट का वो होगा या फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अगर मिसाल के तौर पे आपने अपने किसी रिश्तेदार को अपनी एक प्रॉपर्टी या कोई मकान, कोई बिल्डिंग रेंट पे दे दी है, ठीक है, मार्केट या फेयर मार्केट रेंट जो है वहाँ पे 50,000 है और आपने उसको 30,000 पे दे दिया है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे वो 30,000 पे नहीं, आपकी इनकम में 30,000 नहीं शामिल होगी, आपकी इनकम में 50,000 शामिल होगी। अगर आपने जो है फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा दे दिए, ठीक है, एक्चुअल रेंट जो है उस फेयर मार्केट वैल्यू 50 था, आपने 80 पे दे दिया है रेंट पे अपना वो मकान, वो प्रॉपर्टी एक्स वाई जी जो भी है, तो वो जो आपकी जो हाइट होगी वो फिर उस पे चार्ज होगा। मतलब वो वाली, अगर आपने 80,000 पे दिया हुआ है पर मंथ के हिसाब से, तो क्या होगा, आपकी 80,000 जो इनकम है वो शामिल होगी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, बेशक फेयर मार्केट वैल्यू फिर 50,000 क्यों ना हो। ठीक है, तो ये है हायर ऑफ एक्चुअल रेंट। इसके बाद है द रेंट शुड बी द कंसिडरेशन ऑफ द यूज और द ऑक्यूपेशन। ठीक है, वो जो आपको अमाउंट मिल रही है ना, वो जो है ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो आपको रेंट मिल रहा है जो आपकी वो बंदा कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा है उसके अगेंस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आप नोट कीजिएगा, जो कि इस सारे सेक्शन की समरी है। ठीक है, वो ये है कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स। सबसे पहले रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, फॉरफिटेड अमाउंट या इसको हम टोकन मनी भी कहते हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, आप जो है वो जो एडवांस कुछ सिक्योरिटी वगैरह किसी से लेते हैं, ठीक है, तो वो वाली अमाउंट, और वो किसी भी वजह से आपका वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल पाता तो उसका जो एडवांस अमाउंट आपके पास रह जाएगी वो वाली अमाउंट भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी। इसके बाद है पेमेंट बाय टेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। अगर आपके किराएदार ने आपके बिहाफ पे कोई वो कर दी है, कोई पेमेंट कर दी है, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी। अच्छा, 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। हाँ जी, अगर आपने कोई एडवांस वन टाइम जो वो किराए पे अपनी वो देते हैं बिल्डिंग, तो आपने अगर वो कोई ली है तो उसको भी आपने उसका 1/10 पार्ट जो है आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल कर लेना है। और इररिकवरेबल रेंट रिसीव, अगर आपको कोई पुराना रेंट जो कि रिसीव नहीं हुआ था वो भी रिसीव हो गया, तो वो क्या होगा, ये भी रेंट चार्जेबल टू टैक्स होगा। तो ये जो 5 चीज़ें हमने देखी हैं, ये क्या होगी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स होगी। लेट मी रिपीट दिस, वो 5 चीज़ें क्या है। नंबर 1, रेंट रिसीव और रिसीवेबल, फॉरफिटेड अमाउंट या टोकन मनी। थर्ड, पेमेंट बाय द टेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। फोर्थ, 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। और फिफ्थ, इररिकवरेबल रेंट रिसीव। इन सब के अमाउंट
से इन सब की अमाउंट को हम प्लस करेंगे और जो भी अमाउंट हमारे पास आएगी वो क्या होगी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स होगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी टैक्सेबिलिटी है कुछ यूं होगी कि पर्सन और एओपी के लिए ये जो है टैक्सेबल होगा एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस आर अलाउड। ठीक है, और इसका जो है इसके लिए टैक्स रेट जो है वो इसके लिए हमें स्लैब देखना पड़ता है। तो अप टू स्लैब से हमें ये पता चलता है कि ग्रॉस रेंट के लिए जो है अप टू 2 लाख जो है वो टैक्स से एग्जम्प्ट है। ठीक है, और 2 लाख 1 रुपीज से लेकर 6 लाख तक जो है उसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या है, 5%। ठीक है, और इसकी जो एग्जम्पशन है वो ये है कि यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, और इसके अलावा जो है हेल्ड अंडर ट्रस्ट, लीगल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस, चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, तो इस तरह की पर्पस के लिए जो भी आपकी प्रॉपर्टी यूज हुई है और उससे जो आपकी इनकम जनरेट हुई है वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर यूज हुई उससे आपको कोई वो रेंट मिल रहा है तो वो क्या होगा, वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है रेंट नॉट चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 बट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 39, यानी कि अदर सोर्सेज में। वो कौन कौन से, इसको भी जरा देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले जी हमारे पास आता है सबलेट और ग्राउंड रेंट। जो भी हमारा ग्राउंड रेंट होता है वो क्या होगा, सेक्शन 39 में आएगा, ना कि सेक्शन 15 यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा। फिर नेचुरल डिपॉजिट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में से कोई मिनरल या इस तरह माइंस वगैरह निकल आते हैं और उससे आपको जो अर्निंग होती है तो वो क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 में आएगी, ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, हाँ, वो आपका लैंड और बिल्डिंग जो के क्या हो, यूज उसमें जो है प्लांट और मशीनरी इंक्लूड हो तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। लाइक वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। और अमाउंट रिसीव्ड एज एमिनिटीज, यूटिलिटीज, अदर सर्विसेज। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे भी लिखा भी हुआ था, हमने पीछे देख भी लिया है कि आपको अगर एमिनिटीज और यूटिलिटीज या कोई भी इस तरह के सर्विस चार्जेस के बदले में अगर आपको कोई वो मिल रहा है अमाउंट, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी। तो यहाँ पे तो ये सारा सेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसमें सब सेक्शन 15A को देख लेते हैं, डिडक्शन इन कंप्यूटर इनकम चार्जेबल टू अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, डिडक्शन जरा देख लेते हैं। कहता है इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर allowances, namely in respect of repairs to building, an allowance equal to 1/5 of the rent chargeable to tax in respect of the building for the year computed before any deduction allowed under this section। ठीक है, अगर आपने कोई रिपेयर्स चार्जेस की रिपेयर्स वगैरह किए बिल्डिंग की कोई, या इस तरह के जितने भी आपके चार्जेस हुए हैं, वो क्या होगा, उसका 1/5 जो है, जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन रहा है उसका 1/5 अमाउंट जो है वो आप डिडक्ट करवा सकते हैं। फिर कहते हैं एनी प्रीमियम पेड आर पेएबल बाय द पर्सन इन अ ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, आपने कोई प्रीमियम वगैरह पे किया है तो वो वाला भी जो प्रीमियम की अमाउंट है वो भी आप डिडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सी एनी लोकल रेट टैक्स चार्ज। हाँ, अगर आपने कोई लोकल टैक्स वगैरह पे किया है तो वो सारा भी आप जो है क्या कर सकते हैं, डिडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा एनी ग्राउंड रेंट पे आर पेएबल बाय द पर्सन इन ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने कोई ग्राउंड रेंट प्रॉपर्टी, अच्छा ग्राउंड रेंट का थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे बता दूं। एक तो आपके ना लैंड की रेंट होती है, ठीक है, और एक जो है हमारी जो है हाँ, जो उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसका रेंट हमें आता है। तो अगर तो आपको आपके दोनों इस तरह से वो हो रहे हैं तो भी फिर जो है आपका क्या होगा, ग्राउंड रेंट जो है ना वो कह रहे हैं वो भी आपका डिडक्शन, आप उसमें आपको अलाउ है, आप डिडक्शन करवा सकते हैं। फिर कहता है एनी ग्राउंड रेंट पेड, सॉरी ये हो गया, एनी प्रॉफिट पेड आर पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन एनी मनी बोरोड इंक्लूडिंग
by way of mortgage to acquire, construct, renovate, extend or reconstruct of property। हाँ, अगर आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आपने कोई आपने कोई प्रॉफिट पे किया है तो वो सारा भी आप डिडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है where the property has been acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed by the person with the capital contributed by the HBFC, a scheduled bank under a scheme of investment in property on basis of sharing the rent made by the corporation or bank share in rent and share towards the appreciation of the value excluding the return of capital if any from the property paid or payable by the person to the सेट कॉरपोरेशन और द बैंक इन अ ईयर। अच्छा, आपकी अगर आपने कोई वो कंस्ट्रक्शन किया है या रेनोवेशन की है प्रॉपर्टी में या कोई भी इस तरह का काम किया है थ्रू HBFC या स्केड्यूल बैंक, तो उनको जो आप एक वो दे रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट देते हैं, वो इंस्टॉलमेंट भी आप क्या कर सकते, वो जितने भी अमाउंट बन रही है फॉर अ ईयर वो भी आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन उसकी करवा सकते हो अगेंस्ट RCT, rent chargeable to tax, where the property is subject to mortgage or capital charge, the amount of profit or interest paid on such हाँ, अगर आपने कोई जो है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो मॉर्गेज वगैरह लिया है या द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट और द इंटरेस्ट पेड, उस पर आपने कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट पे किया है या कोई चार्ज पे किया है तो वो भी क्या होगा, आप उसमें भी डिडक्शन अवेल कर सकते हो। फिर कहता है एनी एक्सपेंडिचर नॉट exceeding 4% of the rent chargeable to your tax in respect of property for the company before any deduction allowed under this section paid or payable by the person in the year wholly and exclusively for the purpose of deriving under the head income from including administration and collection charges। हाँ जी, अगर आपने कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन की चार्जेस की कोई एक्सपेंसेस किए हुए हैं तो उसकी भी आप डिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कितनी कर सकते हैं उसकी यहाँ पे लिमिट बता दी गई है 4% ऑफ RCT। ठीक है, जो हमारा रेंट चार्जेबल टू टैक्स उस ईयर के लिए बन रहा था उसका 4%। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है एनी एक्सपेंडिचर पेड आर पेएबल बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर फॉर लीगल सर्विसेज एक्वायर्ड टू डिफेंड। हाँ, अगर आपने कोई आप पे कोई केस वगैरह हो रहा है या आपने किसी पे उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए हुए है तो उस पे आपकी जितना भी एक्सपेंस आ रहा है वो सारा क्या कर सकते हैं, आप डिडक्ट करवा सकते हैं। Where there are reasonable grounds for believing that the unpaid rent is in respect of recoverable as to equal to the unpaid, where the tenancy was bona fide, the default tenant was vacant, the step have been taken to compel the tenant to vacate the property and the defaulting tenant is not in the occupation of any other property of the person। ठीक है, वो कहता है अगर आपको ऐसा रीजनेबल ग्राउंड्स है कि आपको जो है that any unpaid rent in respect of property is irrecoverable। ठीक है, जो आपकी कोई जो रेंट जो है वो आपको अनपेड हुई है, मतलब वो इरिकवरेबल हुई है। ठीक है, एंड अलाउंस इक्वल टू द अनपेड अमाउंट। ठीक है, आप उसकी अलाउंस जो है क्या कर सकते हैं, उतने ही आप वो कर सकते हैं, मतलब डिडक्शन करवा सकते हैं जो कि आपकी रिकवरेबल अमाउंट है अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर कहता है उसके लिए उसने केस भी बता दिया कि वो जो टेनियंसी वाज बोनाफाइड यानी वो रियल हो। ठीक है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और steps have been taken to compel the tenant to vacate the property and the defaulting tenant is not in the occupation of the property। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने उसको जो है कंपेल किया हो और जो है कंप्लीट उसको आपने कहा हो कि आप जो मकान खाली कर रहे टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर, और ये भी जरूरी है कि वो आपकी किसी भी दूसरे प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेशन ना हो, आपकी कोई और प्रॉपर्टी उसके पास ना हो। ठीक है, उसको आपने बिल्कुल हर तरह से फारिग किया। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, steps have been taken to compel। ठीक है, पहले वो क्या करे, जो डिफॉल्टर है आपका टेनेंट उससे आपने अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाई, फिर जो है आपने स्टेप्स लिए उसको मजबूर किया किसी तरह से भी आप जो है हमारे जो प्रॉपर्टी को खाली करो। ठीक है, तो वो जो इरिकवरेबल रेंट होगा वहां से वो भी आप जो है डिडक्ट करवा सकते हैं। फिर कहते हैं द पर्सन हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स to institute legal proceeding for the recovery of the unpaid rent or has reasonable ground to believe that the legal proceeding would be useless। ठीक है, उसने सारे प्रोसेस किए और उसे ये लगता है कि ये उसी का पार्ट बता रहा है जो कि हमने इरिकवरेबल रेंट फर्स्ट ये था कि आपने देखें यहाँ पे है, हाँ कहता है यहाँ पे। ठीक है,
एक तो आपने उससे अपना वो जो प्रॉपर्टी है वो खाली करवानी है, दूसरा कह रहा है कि आपने उसके अगेंस्ट सारे लीगल जो है स्टेप्स भी ले लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि वो क्या है, यूजलेस है। और फिर उसके बाद है द अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम पर्सन चार्ज फॉर द टैक्स ईयर इन व्हिच हाँ हैज बीन ड्यूली पेड ऑन सच इनकम। ठीक है, वो आप जो है यहाँ पे इसने 3 बातें की, लेट मी सम इट अप। ठीक है, आपका जो है एक इररिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, ठीक है। और वो जो है आपने जो है फिर वो बंदा आपको एक तो आपके पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, वो जो आपकी प्रॉपर्टी से रेंट आपका बन रहा है वो आपको नहीं दे रहा है, ठीक है, पहली बात। फिर आपने जो है उसको जो है आपने उससे अपने उसको कहा कि आप जो निकल जाए हमारे इस प्रॉपर्टी से, ये छोड़ दें आप, ठीक है। पहली बात ये, दूसरी बात ये कि आपने लीगल जितने भी वो हैं आपने ले भी लिए और उसका आपको लगता है कि कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है द अनपेड रेंट, हाँ वो जो अनपेड रेंट था जो उसने देना था पिछले किसी मंथ्स में या सालों में, ठीक है, जो कि इररिकवरेबल है, वो आपने उस साल में आरसीटी किया था, रेंट चार्जेबल टू टैक्स किया था, ठीक है, और उस पर आपने टैक्स भी दिया हो, तो वो वाली अमाउंट क्या होगी, उस पे आप क्या क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, वेयर एनी अनपेड रेंट allowed as a deduction under class J of subsection 1 is wholly or partly recovered, the amount recovered shall be chargeable to tax in the year in which it was। हाँ, अगर आपने कोई वो कर दिया है, कोई अमाउंट उससे रिकवर कर दी है जो कि आपको लगता था इरिकवरेबल है, तो वो आपने रिकवर कर देनी है, ठीक है। और वो क्या होगी, होली और पार्टली जितनी भी रिकवर होगी, द रिकवर्ड द अमाउंट रिकवर्ड शेल बी चार्जेबल टू टैक्स इन टैक्स ईयर इट इज रिकवर्ड, ठीक है, जिस साल आपने रिकवर्ड की है उसी साल फिर क्या होगी, आपके आरसीटी में आ जाएगी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स में आ जाएगी, ठीक है। फिर कहते हैं वेयर अ पर्सन हैज बीन अलाउड अ डिडक्शन for any expenditure incurred in deriving rent chargeable to tax under the head income from property and person has not paid the liability or part of liability to which the deduction relates within 3 years of the end of tax year in which the deduction was allowed, the unpaid amount of the liability shall be chargeable to tax under the head income from property in the first year following the end of the 3 year। ठीक है, अगर आपने कहते हैं देखें वेयर अ पर्सन हैज बीन अलाउड, उसको कोई डिडक्शन अलाउड थी, एक्सपेंडिचर उसने जो किए थे अगेंस्ट आरसीटी, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड लाइबिलिटी, उसने तब जो है वो लाइबिलिटी पे नहीं की जिसमें वो डिडक्शन उससे रिलेट कर रही थी, वो कहते हैं विद इन 3 years ऑफ द एंड ऑफ द ईयर इन विच द डिडक्शन वाज अलाउड, ठीक है, द अनपेड अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो चार्जेबल, वो इस हेड के अंदर ही चार्जेबल होगी इन द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 ईयर, उस 3 सालों के बाद जिस साल उस पर वो बन रही थी, चार्जेबल हो रही थी, तो उसके फर्स्ट साल वो क्या करेगा, उस पर चार्जेबल होगी under the head income from property where an unpaid liability is chargeable to tax as a result of the application of subsection 3 and the person subsequently pays the liability or a part of liability, ठीक है। The person shall be allowed a deduction for amount paid in a tax year in which the payment is made, ठीक है, डिडक्शन सिर्फ उसको उसी साल वो अलाउ होगी जिस साल उसने वो पेमेंट की है। फिर कहते हैं एनी एक्सपेंडिचर अलाउड to the person under this section as a deduction shall not be allowed as a deduction in computing the income of the person chargeable to tax under any head of the इनकम, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बता दी कि आपने अगर यहाँ पे कोई डिडक्शन अवेल कर ली है और वही डिडक्शन आपको कोई और सेक्शन भी दे रहा है, तो अगर यहाँ पे अवेल कर दिए फिर आप वहाँ पे उस चीज़ को अवेल नहीं कर सकेंगे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 shall apply in determining the deduction allowed to a person under this section in the same manner as they apply in determining the deduction allowed in a computer, हाँ, द इनकम पर्सन चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। वो कहता है डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन सेम मैनर, जिस तरह आप सेक्शन 22 में सॉरी 21 में आपको बताया हुआ है कि आपने डिडक्शन कैसे वो करनी है, उसी वही मैनर और उसी तरीके से आपने यहाँ पे भी उसको डिडक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद है जी सेक्शन 16 नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग्स।
इसमें हमने एक स्टार्ट में ओवरव्यू दिया था, फिर भी इसको देख लेते हैं। Where the owner of a building receive from a tenant an amount which is not adjustable against the rent payable by the tenant, the amount shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property and tax year in which it was received in the following 9 tax year in equal proportion। अगर आपने कोई भी जो है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आपको रेंट पेबल बाय टेनेंट जो आपको रिसीव हुए लाइक एडवांस था, तो वो क्या होगा, आपने उसको 10 सालों में इक्वल प्रोपोर्शन में वो करना है, डिवाइड कर लेना है और 10 इक्वल प्रोपोर्शन में उस अमाउंट को ऐड करते जाना है फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर। एक वो साल हो जाएगा उस अमाउंट का, और 9 जो है अगले जो ईयर्स हैं वो उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट आपको नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आपको मिलेगी, ठीक है, लाइक एडवांस मनी। ठीक है, सबसेक्शन 2 वेयर एन अमाउंट हियर एंड आफ्टर रेफर टू द अर्लियर अमाउंट। ठीक है, in subsection 1 is refunded by the owner to the tenant on termination of tenancy before the expiry of 10 years, no portion of the amount shall be allocated to the tax year in which it is refunded, ठीक है, or any subsequent tax year except as provided for subsection 3। तो subsection 3 को देख के फिर हम बताते हैं कि इसमें क्या बात हुई है। ठीक है, सबसेक्शन 3 में हमारे पास आता है where the circumstances specified in subsection 2 occur and the owner let out the building or the part of thereof, another person hereafter referred as the succeeding tenant and receiving from the succeeding tenant any amount hereafter referred to as succeeding amount which is not adjustable against the rent payable by the succeeding tenant, the succeeding amount as reduced by such portion the earlier amount as was charged to tax shall be treated as rent chargeable to under the head income from property as specified subsection 1। अच्छा, ये तीनों सेक्शन ना अपने 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 साथ एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको एक जो है एक आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी किराए पे, ठीक है, और वो जो रेंट पे आपने दे दी और वो उस पे वो उसका ऑक्यूपेंट हो गया और उसने आपको कोई एडवांस अमाउंट भी दी थी, मिसाल के तौर पे 10 लाख का आपने उससे अमाउंट ली थी और वो आपने 10 इक्वल प्रोपोर्शन में भी किए। ठीक है, और जो कि आपने नेक्स्ट ईयर में उसको हर साल में वो अमाउंट अपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करनी है। ठीक है, तो वो जो अमाउंट आप मिसाल के तौर पे 5 साल हो गए और आपने उस टेनेंट को निकाल दिया और आपने कोई दूसरा टेनेंट को अपनी वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। ठीक है, तो वो है अमाउंट जो है दूसरा टेनेंट से आप जो एडवांस लेंगे, वो जो पिछला आपका टेनेंट था उसके अमाउंट जिस मंथ तक चली थी वो तो वहीं पे चार्जेबल होगी, लेकिन उससे आगे वाली अमाउंट जो है वो क्या होगी, वो इसकी जो नए टेनेंट से आपने ली है वो चार्जेबल होगी टू टैक्स। ठीक है, और इसके बाद है ये एक इलस्ट्रेशन है, आप देख रहे हैं, अगर इसका एक सम अप आपका ओवरव्यू भी हो जाएगा कि आपने जो है कैसे वो करना है, एक कैलकुलेशन है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ एक वो दिया हुआ इलस्ट्रेशन, इसको आप देख लें। मिस्टर एक्स इज अर्निंग सैलरी ऑफ 50,000 per month. He is also earning income from 1 lakh from other sources. He received Rs 2 lakh rupees 2 lakh. He also claimed the deduction for repair charges 1 lakh. Calculate the tax payable। तो जी ये आपकी एक वो है, होमवर्क है, असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं और मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई या कोई पॉइंट अनक्लियर है तो इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई। और देखते रहिएगा हमारे चैनल को, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।